हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में नागपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव अक्सर धुंध से ढका रहता था, जो उसकी खूबसूरती में और भी रहस्य जोड़ देता था। गांव के बुजुर्ग जलती हुई आग के चारों ओर बैठकर बहादुरी, प्यार और बिछड़ने की कहानियां सुनाते थे। लेकिन एक कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहाड़ी पर बने भूतिया हवेली की कहानी। हवेली, जो कभी खुशी और समृद्धि की निशानी थी, अब एक दुखद अतीत का खूंखार मंजर बनकर खड़ी थी। उसकी टूटी हुई दीवारें और खाली खिड़कियां गांव पर नजर रखती हुई लगती थीं। उनकी खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। गांव वालों ने रात में अजीब रोशनियों के टिमटिमाने, हवा में फुसफुसाहट और हवेली के आसपास के माहौल में एक अजीब सी घबराहट की बातें की। इन डरावनी कहानियों के बावजूद नागपुर में जिंदगी चलती रही। किसान अपने खेतों में काम करते रहे, बच्चे सड़कों पर खेलते रहे और जिंदगी का चक्र चलता रहा, मानो भूतिया कहानियों से बिल्कुल बेपरवाह। फिर भी हवेली वहीं बनी रही, गांव पर नजर रखती एक खामोश पहरेदार, उनके शांत जीवन की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक याद दिलाती निशानी। हवेली एक बीते हुए जमाने की निशानी थी, एक ऐसा समय जब नागपुर व्यापारियों और कारीगरों से भरा रहता था। इसे अमीर शर्मा परिवार ने बनवाया था, जो अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे। तब त्रासदी आई जब उनका सबसे छोटा बेटा विजय रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया। परिवार दुख से घिर गया और जल्द ही श्राप और काले जादू की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कहा जाता है कि विजय को एक नीची जाति की लड़की से प्यार हो गया था। उसके परिवार ने गांव के बुजुर्गों के गुस्से के डर से प्रेमियों को अलग करने के लिए काला जादू किया। डर और भेदभाव से प्रेरित उनके कार्यों के अनपेक्षित परिणाम हुए, जिसने विजय की जान ले ली और आने वाली पीढ़ियों के लिए शर्मा परिवार को श्राप दे दिया। एक एक करके शर्मा परिवार के लोगों की असमय और भयानक मौत हो गई। हर मौत पिछली वाली से भी ज्यादा भयानक थी, हर एक अप्राकृतिक लग रही थी। डर ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया और जल्द ही हवेली को छोड़ दिया गया, तत्वों और आत्माओं की दया पर, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे उसके हॉल में भटकती हैं। भूतिया हवेली की कहानी आद्विक के कानों तक पहुंची, जो एक युवा पत्रकार था, जो अपने संदेह और तेज बुद्धि के लिए जाना जाता था। कहानी से उत्सुक और मिथक को खारिज करने के लिए उत्सुक, वह अपनी साहसी दोस्त प्रिया के साथ नागपुर के लिए रवाना हुआ। प्रिया आद्विक के विपरीत अलौकिक पर विश्वास करती थी। उसका दिमाग भूतों की कहानियों और लोक कथाओं से भरा था। आद्विक अपने कैमरे और संदेह की एक अच्छी खुराक के साथ हवेली को एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत के अलावा कुछ नहीं समझता था। हालांकि जैसे ही वे लोहे के गेटों के पास पहुंचे, प्रिया की रूह कांप उठी। उनके जंग लगे कब्जे विरोध में कराह रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा भारी हो गई, एक दमनकारी सन्नाटे से भर गई। धूल के कण धूप की मंद किरणों में नाच रहे थे, जो मैल से ढकी खिड़कियों से छन कर आ रही थीं। सड़ांत की गंध हवा में भारी थी, बीते समय और उन भयावहताओं की एकदम घोंटने वाली याद दिलाती थी जो हवेली ने देखी थी। चौथा भाग, शक के साए। आद्विक हमेशा की तरह व्यवहारिक हवेली का दस्तावेजीकरण करने लगा, तस्वीरें ले रहा था और नोट्स बना रहा था। उसने अजीब आवाजों को फर्श के चरमराने और बेचैन करने वाले माहौल को सिर्फ हवा न होने के कारण बताया। हालांकि प्रिया आश्वस्त नहीं थी। उसे एक निरंतर उपस्थिति महसूस हो रही थी, देखे जाने का एहसास और एक भारी आशंका जो वह दूर नहीं कर पा रही थी। उनकी खोज उन्हें हवेली के पुस्तकालय में ले गई, जहां उन्हें एक छिपे हुए डिब्बे में रखी एक धूल भरी पुरानी डायरी मिली। डायरी विजय शर्मा की थी और इसमें उसने अपने निषिद्ध प्रेम प्रसंग और बढ़ते डर का वर्णन किया, जो उसने महसूस किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अंधेरी ताकतें खेल रही हैं। जैसे ही आद्विक ने फीकी स्याही को पढ़ा, वह बेचैनी महसूस करने लगा। विजय के शब्दों ने शुरू से ही प्यार के बर्बाद होने और अंधविश्वास और डर के जाल में फंसे एक आदमी की बेबसी की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। प्रिया ने आद्विक के हाव भाव में बदलाव को भांपते हुए पूछा, क्या हुआ आद्विक? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने भूत देखा हो। उसने उसकी चिंता को दूर कर दिया।
अपनी बेचैनी का कारण घुटन भरे माहौल को बताया। 5वां भाग, पहाड़ियों का श्राप। जैसे ही रात हुई, हवेली सचमुच जीवित हो उठी, या कहें कि यह उन अनदेखी ताकतों के साथ जीवित हो उठी जो उसके अंधेरे गलियारों में भटकती थीं। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट निकलने लगी और तापमान गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाई नाच रही थीं, विकराल आकृतियां ले रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने हवेली के पुराने मास्टर बेडरूम में रात बिताने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि असाधारण गतिविधि के कुछ सबूत मिल जाए। हालांकि नींद एक दूर का सपना था। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। आद्विक अपने संदेह के बावजूद देखे जाने अनदेखी आंखों से घिरे होने की भावना को दूर नहीं कर सका। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। ये प्रिया थी। उसने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। आद्विक, वहां देखो, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आद्विक मुड़ा। उसका दिल छाती में धड़क रहा था और उसने इसे देखा, एक छायादार आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में खतरनाक रूप से चमक रही थीं। 6ठा भाग, दहशत में फंसे। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। आद्विक अपना संदेह क्षण भर के लिए भूलकर प्रिया का हाथ पकड़कर भागा। वे अंधेरे गलियारों से भागे। उनके अपने कदमों की आवाज अशुभ रूप से उनके पीछे गूंज रही थी। दरवाजे बंद हो गए। उन्हें डर की भूल भुलैया में फंसा दिया। छायादार आकृति अब और स्पष्ट सहजता से उनके पीछे सरकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी। वे एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर खा गए, एक गुप्त भागने का रास्ता जिसका विजय ने अपनी डायरी में उल्लेख किया था। नए सिरे से आशा के साथ उन्होंने संकरे रास्ते को पार किया। हवा सड़ांत की बदबू और सदियों की पीड़ा के बोझ से भरी हुई थी। रास्ता उन्हें हवेली के पीछे एक छोटे से आंगन में ले गया। जैसे ही वे ठंडी रात की हवा में निकले, छायादार आकृति गायब हो गई। उसकी हंसी रात के सन्नाटे में लुप्त हो गई। वे बच गए थे, लेकिन अनुभव ने उन दोनों को बदल दिया था। उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। 7वां भाग, भटकती आत्माएं। उनके भयावह अनुभव की खबर नागपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने, हालांकि आश्चर्यचकित नहीं हुए, डर और आकर्षण के मिश्रण के साथ सुना। आद्विक अलौकिक के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया। नागपुर छोड़ दिया। उसका संदेह चकनाचूर हो गया। मानवीय समझ के दायरे से परे रहस्यों की गहरी समझ से बदल गया। प्रिया ने अपने अंतर्ज्ञान को मान्य करते हुए शर्मा परिवार को परेशान करने वाले श्राप के पीछे के सच को उजागर करने की कसम खाई। उसका मानना था कि विजय और उसकी प्रेमिका शांति के पात्र थे और उनकी आत्माएं हवेली में फंसी हुई थीं, शांति पाने में असमर्थ। उसने श्राप को तोड़ने और पीड़ित आत्माओं को मुक्त करने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर नागपुर में रहने का फैसला किया। पहाड़ी पर हवेली बनी रही, दुखद अतीत और सुस्त उपस्थिति की एक निरंतर याद दिलाती निशानी जिसने चुप रहने से इनकार कर दिया। ग्रामीण भूतियां हवेली के किस्से फुसफुसाते रहे। उनकी आवाजें धीमी हो गईं। उनकी आंखें डर और उसके हॉल में घूमने वाली आत्माओं के सम्मान के मिश्रण से भर गईं। श्राप ने कई लोगों की जान ले ली होगी, लेकिन इसने खुद को नागपुर के ताने बाने में भी बुन लिया था, जो इसकी लोक कथाओं और इसकी पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया था।